Assalamualaikum. I hope everything and everyone is doing great and सब खैर खैरियत से होंगे। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं कहानियाँ। कहाँ तक कौन कौन पहुंचा। माशाल्लाह हसन की आपकी शायद थी, अभी वीडियो मैंने देखी थी, ग्रुप में आपने अच्छा बनाया था वो स्टोर का। तो चलो आपसे ही आज शुरुआत करते हैं। हसन अहमद सुनाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। जी सर, प्रैक्टिस चल रही थी। एक दो एरर मतलब आए थे पहले तो, जब फायरबेस में वही कर रहा था ऑथेंटिकेशन, तो वो बहुत इश्यूज करे। फिर सॉल्यूशन देखते 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 हो गई थी वो। फिर यही है वही वाला कीबोर्ड वाला एरर आया। फिर आपने मुझे बताया था कि उसको सेपरेट क्लास में लेके फिर हम्म। करो तो हो जाएगा। तो फिर मैंने ये किया, मैंने उसमें जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि सेपरेट करनी चाहिए उसको मैं पूरा सेपरेट ले गया। फिर जाके किया तो वो हो गया। इसके अलावा फायरबेस की ऑथेंटिकेशन आपने साइन अप वाली बताई थी। फिर लॉगिन में ये देखा मैंने कि किस तरह ऐसी मतलब वो हो ऑथेंटिकेशन के यूजर्स की जब चीज़ें जाएं, जब भी वो मतलब लॉगिन करे, वरना वो कहते कि यूजर फाउंड नहीं हो रहा। तो फिर वो थोड़ा सर्च किया उसको समझ के, फिर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करी। फिर सही। गेटएक्स का थोड़ा समझा कि गेटएक्स को हम कोड के अंदर थोड़ा मतलब समझ नहीं आया हुआ था, वो ना क्लियर नहीं होता। फिर मैंने उसको देखा कि उसका असल यूज़ ही है कि जब हम स्टेटलेस के अंदर उसका सारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। स्टेटलेस हम्म। के अंदर हम कोई भी स्टेट विज़िट बना रहे हैं। तो उसको किया, उसमें मैंने एक जो है एक्सटेंशन जो है मुझे अच्छी मिली। ये बस थोड़ा सा गे इतनी लंबी कहानी नहीं करे, साउथ इंडियन वाली। जी, जी, जी। बस जी, बस जी। ऑल ओवर बताएं कि कौन से टॉपिक्स आपने कवर किए थे एंड सर क्या गेटएक्स तक हो चुका है मेरा, तकरीबन सही गेटएक्स तक कर लिया जितना। सेट है। सेट है। माशाल्लाह। सॉरी टू कट यू, ठीक है ना। नहीं, नहीं, कोई मत। जी जी जी, आराम खान आप सुनाए। जी सर, वही फायरबेस ऑथेंटिकेशन और यही गेटएक्स के बेसिक्स वगैरह, कंट्रोलर और ये जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले होते हैं, गेट मटेरियल है वगैरह, इनके बारे में पढ़ा था कि ये कैसे यूज होता है। गेटएक्स का मेन पर्पस क्या है कि यूज हम क्यों करते हैं वो। सही। मुमताज एक मिनट। ठीक है, और कौन बचा है? जतीश कुमार आप सुनाए। जी सर। कह रहे थे कहाँ तक पहुंचे, क्या किया? बिल्कुल सर। कुछ किया या नहीं प्रैक्टिस में? जी सर, प्रैक्टिस हो रही है, मैं फायरबेस तक पहुंचा हूँ। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह जी। प्रिया, प्रिय मेरे ख्याल से आप है ना, प्रिय दियारी। जी सुनाए आप। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मैं आपकी प्लेलिस्ट देख रही हूँ दोबारा लेक्चर 1 से। जी जी। कल तक इंशाल्लाह दोनों इम्प्लीमेंट कर लूंगी, फायरबेस और गेटेक्स। सही, आपका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करें, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कहीं गलत नाम ना ले लो। फिर है। प्रिय, ठीक है, सही है। जी। ठीक है, चले कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम गेट एक्स के बारे में देखा, फायरबेस के बेसिक्स देखे, फिर लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों को फ्लटर के लेआउट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने रो, कॉलम्स, रैप, स्क्रॉल्स, लिस्ट व्यू, इसको थोड़ा डिटेल में देखा था ताकि हम अच्छे तरीके से लेआउट्स बना सके, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा एडवांस एडवांस जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्लो जाने की, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कैचअप कर सके, ठीक है ना। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें खास ख्याल रखना है उस चीज़ का, वो है हमारा कोडिंग स्टाइल, कोडिंग पैटर्न। क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप अगर जॉब अप्लाई करते हो, तो आप अकेले अकेले काम नहीं कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। हो सकता है कोई छोटी कंपनी हो तो आप अकेले ही वन मैन शो करें वहाँ पे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी टीम के साथ प्रोजेक्ट करना होता है, देन आपको कोई ना कोई कोडिंग पैटर्न फॉलो करना होता है। तो ज़्यादातर जो कॉमन है वो MVC है, उसके बाद MVVM है, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू व्यू कंट्रोलर, इस तरीके से। एंड इसके बाद दूसरे भी पैटर्न्स आते हैं, लेयर पैटर्न्स आते हैं। फ्लटर में स्पेशली जितना मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग लेयर पैटर्न यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लटर में हम एक ही कोड से वेबसाइट भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन वेबसाइट का जो फ्लो होता है बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐप के लिहाज से।
क्योंकि ऐप छोटी होती है तो हम उस लिहाज से उसके विजेट्स रखते हैं, लेकिन वेबसाइट बड़ी स्क्रीन होती है तो उसके में व्यू कंपोनेंट्स उस तरीके से रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग लेयर पैटर्न यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली MVC, और कभी कभार लेयर मिला देता हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं, आई नो, बट करना पड़ता है क्योंकि अकेला काम कर रहा होता हूँ, इस वजह से तो जल्दी चाहिए होता है। तो हम कोशिश करेंगे हम एक ही पैटर्न फॉलो करें, ठीक है। तो मैं MVC यूज़ कर रहा हूँ, तो MVC ही आप यूज़ करो अगर मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी। तो लेटर जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे तभी ये पैटर्न्स वगैरह डिसाइड उसी वक्त होते हैं, ठीक है। MVC के मुताबिक हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल क्लासेस, हमारे व्यूज एंड हमारे कंट्रोलर्स, ये तीनों अलग अलग रखेंगे। मॉडल क्लास यानी वो क्लास जो डेटाबेस से डील करे, यानी जो ऑब्जेक्ट हो किसी भी चीज़ का, उसका डेटा उसके अंदर हो और वो डेटा डेटाबेस में स्टोर हो और फेच हो सके थ्रू दैट क्लास, ठीक है। अब वो सेव कराना, उसको फेच कराना, ये सारी लॉजिक्स कहाँ बनेगी, ये कंट्रोलर क्लास में बनेगी, ठीक है ना। कंट्रोलर इज नथिंग बट अ क्लास ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। और ऐसे व्यू के अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारी जो डिज़ाइन वाली क्लास है या जो डिज़ाइन शो कराएगी वही होगी। यानी कि जैसे कि हम साइन अप स्क्रीन बनाते हैं तो पूरी स्क्रीन इज व्यू, उसके अंदर हम कोई लॉजिक की चीज़ें नहीं लिखेंगे, जस्ट डिज़ाइन कोड करेंगे। इसका फ़ायदा ये है, अगर दो डेवलपर पैरेलल काम करते हैं, एक अगर UI पे काम करेगा और एक उसके लॉजिक्स पे काम करेगा, तो दोनों दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर काम कर सकते हैं। कैसे? अब जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होगा वो काम उसका पूरा का पूरा व्यू के फोल्डर में होगा, वो कंट्रोलर में जाएगा ही नहीं। और जो बैकएंड होगा वो कंट्रोलर में काम कर रहा होगा, मॉडल मॉडल वाले फोल्डर में कर रहा होगा, व्यू में जाएगा नहीं। तो इसलिए वो सारे अपने सारे काम कर रहे होते हैं, फिर आपस में कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे को वो डॉक्यूमेंट देते हैं या कोई चीज़ें देते हैं जिससे वो समझ सके भाई मुझे लॉगिन के लिए ये फीचर ट्रिगर करवाना है, साइन अप के लिए वो ट्रिगर करवाना है। इस तरीके से ये कंप्लीट एक पकल करके एक फिर प्रोजेक्ट टीम होती है, ठीक है ना। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर बिगनर से ही इस लेवल की प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे ना, तो आपकी जो 2-3 मंथ का एक्सपीरियंस काउंट होगा वो आपका 1 साल तक का मतलब 1 साल के एक्सपीरियंस से भी कंपेरेबल होगा। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है वो सिर्फ यही देखा जाता है कि आपके पैटर्न कोडिंग स्टाइलिंग क्या है, आप फाइल कैसे मैनेज कराते हो, आपकी नेमिंग पैटर्न्स क्या हैं, आप का जो कोडिंग अंदाज किस तरीके से, आप कमेंट्स करते हो नहीं करते हो, टीम के हवाले से कैसे हो। यही चीज़ आपको आपकी सैलरी पैकेज और आपकी वैल्यू करती है ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डेवलपर, ठीक है। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखें। यहाँ पे हमने देखा कि कंट्रोलर्स, डेटाबेस, पेजेस, रिसोर्सेस, राउट्स एंड व्यूज। मैंने पेजेस व्यू से अलग कर दिया है, जो कि जबकि करना नहीं चाहिए। एक UI का हम बना लेते हैं सिंपल, ठीक है ना। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो UI का मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैं व्यूज को भी फेंक रहा हूँ, और इसमें सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें आगे जहाँ जहाँ भी अप्लाइड है वो कर लो, ये भी सेव कर लो, क्लोज कर लो, सेव क्लोज क्लोज, ठीक है। और अब UI के अंदर मैं पेजेस को भी फेंक रहा हूँ, ठीक है। ये व्यू में जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, ये मैंने UI में पेजेस को भी फेंक दिया। अब इसमें भी जो चेंजिंग्स है वो कर लेते हैं। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैनेजबिलिटी स्किल्स है। डेवलपर अच्छा वो होता है जो सिर्फ कोड अच्छा लिखे, वो नहीं, उसको मैनेज भी अच्छे तरीके से करे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आप अच्छे डेवलपर हैं, वरना वो नहीं है, ठीक है ना। हमारा हो गया एक UI का पैकेज, एक कंट्रोलर्स का, एक राउट्स का, एक रिसोर्सेज के हवाले से एंड डेटाबेस के। कुछ लोग रिसोर्सेज को भी UI या ऐसे ही व्यूज के अंदर ही रखते हैं, लेकिन मैं अलग रखता हूँ क्योंकि रिसोर्सेज में हम थीम्स, स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट्स वगैरह अलग करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इसको यूटिल्स भी लिखते हैं पैकेज में, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। राउट्स में हमारे राउट्स आ रहे हैं जहाँ पेजेस के हवाले से, और जो APIs के भी राउट्स होंगे तो वो भी हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जब API पे हम काम करेंगे। कंट्रोलर्स के अंदर हमारे सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस की मॉडल क्लासेस या डेटाबेस SQL अगर यूज़ कर रहे हैं उसकी क्लासेस वगैरह वो सारी यहाँ पे होंगी डीलिंग, ठीक है। तो मेन डॉट आर्ट में अगर आके देखें, जस्ट सिंपल एक हमारी क्लास है, उसके अंदर टाइटल एंड गेट मटेरियल ऐप है। उसके अंदर मैंने थीम्स रखी हुई है, ऐप थीम्स के अंदर। ऐप थीम के अंदर कहाँ है, ये रिसोर्सेज के अंदर थीम्स की फाइल, उसके अंदर लाइट थीम बनाई हुई है, डार्क अभी हमने नहीं बनाई है, ठीक है। तो हम यहाँ से थीम कॉन्फ़िगर करेंगे तो पूरी ऐप में हो जाएगी। ऐसे ही राउट्स का मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, मेन राउट्स की क्लास है, उसके अंदर राउट्स का वेरिएबल है और सारे राउट्स मेरे यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। तो हमने फायरबेस इंटीग्रेट किया था, ऑथेंटिकेशन की थी। अब हम ऑथेंटिकेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा स्टोर कराना चाहते हैं जो यूज़र लॉगिन या साइन अप कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपने ये इसको क्लास को रन कर देते हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट को एमुलेटर में।
एंड मैं देखता हूँ हमारे फर्स्ट राउट का जो सीन जा रहा है वो क्या है। फर्स्ट राउट वेलकम पेज है, ठीक है। इस वेलकम पेज में क्यों रखा हुआ है यहाँ पे नेविगेटर। अब जब हम गेट यूज कर रहे हैं तो सारी चीजें गेट की यूज करेंगे, नेविगेटर यूज नहीं करेंगे, गेट टू नेम करेंगे। गेट में देखिए काफी सारी लाइब्रेरीज, आप कंफ्यूज नहीं हो। ये जो लाइब्रेरी है गेट स्लैश गेट डॉट डॉट, ये सब कुछ कंटेन करती है। आप बस ये इंपोर्ट करा लो और किसी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये फायदा है गेट इंपोर्ट कराने का। नेविगेटर में हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, डायरेक्ट हम पेज का राउट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे विजेट बनाया हुआ स्केप फोल्ड सेंटर पे लोगो, बस ठीक है। 3 सेकंड बाद ये हमारा ऑथेंटिकेशन का पेज खुल जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन के पेज पे हमने टैब कंट्रोल लगाया था जो कि इशू हमारे पास कीबोर्ड का आ रहा था, तो इशू को फिलहाल बाईपास करते हैं अब सेपरेट पेज बना के। तो ये टैब कंट्रोलर में निकाल देता हूँ यहाँ से। डिज़ाइन कुछ नई सी बनाते हैं ताकि अच्छा लगे कुछ ना कुछ। सेफ एरिया चाइल्ड, ये सेफ एरिया के चाइल्ड यहाँ तक, इसको भी उड़ा देते हैं। एंड यहाँ पे बॉडी प्रिफर्ड साइज, इसको भी उड़ा देते हैं फिलहाल। इसको करते हैं रन। अच्छा, अब जो लेयर के हवाले से रखते हैं ना, वो लेयर कैसे रखेंगे। जैसे ये पेज बन गया ऑथ, ठीक है। अब ऑथ के अंदर इसके व्यूज इसके अंदर रखते हैं, फिर उसके लाइक ऑथेंटिकेशन लॉगिन का व्यू, साइन अप के उसके अंदर, मॉडल भी उसके अंदर, उसका कंट्रोलर भी उसके अंदर। तो इस तरीके से एक लेयर कंप्लीट पैकेज सारे उसके जो भी फाइल रिलेटिव है वो सारी उसके उसके अंदर ही रखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी लेयर बनाई पेज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का पेज, लॉगिन लॉगिन साइन अप नहीं, सिर्फ पेज, फिर उसके लॉगिन साइन अप की व्यूज उसके अंदर, एंड उसके ऑथेंटिकेशन का मॉडल भी उसके अंदर, एंड उसके अलावा जो लॉजिकल फाइल है जिसके कंट्रोलर वो भी उस फोल्डर के अंदर। लेयर का इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये हो गई रन हमारी खाली स्क्रीन। हमने जो अब लॉगिन का कोड किया हुआ था हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, एंड हमारा सेपरेट साइन अप की स्क्रीन भी बना सकते हैं। तो इसको हमने स्टेटफुल ही यूज़ किया हुआ है, तो चलो हम इसको स्टेटलेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड इसको फिर हम यहाँ पे बॉडी कंटेनर एंड कंटेनर चाइल्ड लिस्ट व्यू को मैं करता हूँ श्रिंक रैप ट्रू एंड अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। लोगो भी रखा हुआ था या नहीं, मीडिया की स्ट्रिंग यूटिल्स लोगो, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। विड्थ भी दी है, हाइट भी देनी पड़ेगी इसकी। हाँ, मीडिया क्यूरी हमने यूज़ किया। अब जब हम गेट एक्स यूज़ करें तो मीडिया क्यूरी की पूरी इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट डॉट विथ कर लेंगे हम, तो कंप्लीट ये मीडिया क्यूरी की तरह ही काम करेगा। इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेट है। अब एक चीज़ इसमें फ्लटर में अच्छी है, जो हीरो एनिमेशन, ठीक है। हीरो एनिमेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा मैं समझाऊँ, ठीक है। वेलकम स्क्रीन पे भी हमने ये लोगो रखा हुआ है और यहाँ पे भी रखा हुआ है। अगर मैं इसको और रिस्टार्ट करूँ, ये आई स्प्लैश और ये आई हमारी लॉगिन ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। अब इसके दौरान अगर मैं एनिमेशन डालूं, मैं आपको फिलहाल इसकी सेंटर अलाइनमेंट हटा देते हैं ताकि एनिमेशन अच्छे से नजर आए। ऊपर है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे हीरो विजेट के अंदर एक टैग दूंगा जिसका नाम रख रहा हूँ लोगो, और ऐसे ही वेलकम के अंदर भी मैं जाऊंगा, इसको लोगो को हीरो के अंदर रखूंगा और इसका टैग भी दूंगा लोगो। अब देखें कौन सा जादू होता है, ठीक है। स्प्लैश, देखा फास्ट था लेकिन वही लोगो उसी स्क्रीन से ऐसे स्ट्रेच किया हो गया था। तो इसको स्लो करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे ट्रांसलेशन या डिले यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें गेट विजेट में करेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे ट्रांसलेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन सेकंड एक, एंड ट्रांसलेशन डिफॉल्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन डाउन टू अप कर लेते हैं, ठीक है। देखें, उम्मीद है ये काम करेगा। थोड़ा सा स्लो हो गया था लेकिन नहीं हुआ काम।
इसको काम करने के लिए हमें मेरे ख्याल से राउट वाला यूज नहीं करना पड़ेगा, मटेरियल राउटिंग यूज करनी पड़ती है, तब ये एग्जैक्टली वैसे काम करता है। गेट टू ऑथ पेज, और यहाँ पे डिले नहीं, ड्यूरेशन ड्यूरेशन, ये बस आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। जो एनिमेशन पे काम करेगा वो उसको सीरियसली ले रहे। कैसा गया देखें ऊपर, स्मूथली गया। ये है हीरो एनिमेशन। किसी एक स्क्रीन पे जो कंटेंट्स रखे हुए हैं उसको एनिमेट करके उसको रिपोजिशन करे नेक्स्ट स्क्रीन पे थ्रू हीरो टैग। ये हीरो एनिमेशन है और ये फ्लटर के सबसे प्यारी चीज है, ठीक है ना, और बिल्कुल सिंपल है। सही है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, अच्छा लग रहा था। और नीचे हम आते हैं, इसके अलाइनमेंट अभी सेंटर पे कर लेते हैं वापस। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें लॉगिन व्यू अपना कॉल लॉगिन और साइन अप सेट करवाना है। तो ये कौन हटा दिया, और यहाँ पे एरर भी आ रही है, इसको भी हटा दिया। ठीक है, हम ऑथ कंट्रोलर हमारा हमारा ले रहे हैं, ठीक है, एंड इसको गेट से फाइंड कर रहे हैं। फाइंड कहाँ से कर रहे हैं ये भी चीज देख लें एक बार, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इसको पहले गेट में डाला ही नहीं है, यानी कि हमने कोई इंस्टेंस इसका पहले क्रिएट नहीं किया हुआ है। अब गेट जो डिपेंडेंसीज का जो उसका पिलर है, याद करें 3 पिलर है ना गेट के, स्टेट मैनेजमेंट, रिएक्टेंट एंड डिपेंडेंसीज का, ठीक है ना। तो जो डिपेंडेंसीज वाला हिस्सा है वो क्या है, अब कोई एक क्लास का इंस्टेंट मैं चाह रहा हूँ क्रिएट करूँ, वो पूरी ऐप के सेशन में वही इंस्टेंस चलता रहे। जैसे कि याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर कोई यूजर लॉग इन करता है तो उसके हम क्रेडेंशियल सेव करा देते हैं, उसका सेशन सेव कराते हैं कि भाई ये लॉग इन, आगे जाके वो परफॉर्म करता रहे एक्शन। तो एक तरीका है उसको हम लोकल डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा दें, ठीक है। अब लोकल डेटाबेस में स्टोर है हमारे पास डेटा, उसको फेच कराएंगे, फेच कराएंगे फिर हम कोडिंग में यूज कर सकते हैं ना। तो फेच कराएंगे, क्या हम बार बार फेच कराएंगे जब डेटा यूज हो रहा है, नहीं ना, बार बार कराएंगे हमारी ऐप स्लो होगी। हम क्या करेंगे, एक बार फेच करा के उस डेटा को स्टोर करा के रख देंगे, तो जहाँ पे हमें यूज करना होगा हम उसको यूज करेंगे। इस चीज को कहते हैं डिपेंडेंसीज गेट के अंदर, ठीक है ना। और उसको किस तरीके से किया जाता है, बाइंडिंग्स के थ्रू, ऐप बाइंडिंग्स। अगर नेटिव डेवलपमेंट आपने की है उसमें भी ये बाइंडिंग्स कहलाती है, ठीक है ना। बाइंडिंग से क्या मुराद होता है, एक बार आपने जो क्लास बनाई वो जब क्लास बनती है तो रैम में वो कुछ साइज उसकी ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो वो बार बार क्रिएट करेंगे तो रीयूज करती जाएगी या ज्यादा भी यूज कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्टिव क्लासेस जो हमें पूरी थ्रू आउट ऐप में चाहिए होती है, उसको एक बार क्रिएट करके रख देंगे लोड करके रैम में। तो वो उसी को ही लोडेड को ही बार बार यूज करेंगे, जो कि फास्ट भी होता है और एक ही बार वो क्रिएटेड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये एक लॉजिकल चीज है, ठीक है। इसको हमने करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक क्लास बनानी होगी और उसको एक्सटेंड करना होगा ऐप बाइंडिंग्स से। कैसे करेंगे वो मैं कंट्रोलर्स के अंदर ही बनाता हूँ, जिसका नाम देता हूँ बाइंडिंग्स डॉट डॉट क्लास ऐप बाइंडिंग्स एक्सटेंड। अब यहाँ पे हम बोलेंगे बाइंडिंग्स, लेकिन गेट एक्स की, ठीक है ना, बाइंडिंग्स। अब यहाँ पे एक ओवरराइड होगा फंक्शन डिपेंडेंसीज, ये वाले डिपेंडेंसी। अब जो भी क्लासेस हम यहाँ पे गेट में पुट कराएंगे वो पूरी ऐप में उसका सेशन अलाइव रहेगा। हम वो ऑब्जेक्ट लेंगे एक स्क्रीन पे, हम सपोज करते हैं हम कोई एक चीज उस क्लास में चेंज करते हैं एक स्क्रीन पे, फिर 10 स्क्रीन छोड़ के 11 स्क्रीन पे हम वो चीज एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उस चीज को पिक कराएं या डेटाबेस उठाएं वगैरह वगैरह, ये सॉल्यूशन होता है। लेकिन गेट एक्स में क्या है, आपने एक बार उसमें लोड करा के रखी हुई है, तो 11 स्क्रीन हो या 100 स्क्रीन हो, आप 101 स्क्रीन पे भी खोलोगे, आप ये वाली चीज कॉल करा के इस स्क्रीन पे भी चिपका सकते हैं। ये फायदा है इसका, ठीक है ना। ठीक है, गेट डॉट पुट। अब यहाँ पे मैं रखूंगा ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर मैंने एक ही बनाया, अब यही पूरा का पूरा मैं पूरी ऐप में यूज करूंगा, ठीक है। इसका मकसद ये है। अब वापस गए ऑथ कंट्रोलर के यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे, जहाँ पे मैंने गेट फाइंड कर दिया, यानी गेट चेक करेगा कि ऑथ कंट्रोलर की जो क्लास है वो मेरे अंदर बाइंडिंग्स में सेव है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अगर होगी तो वो इंस्टेंस उसका वापस ले आएगा। तो इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। अभी एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कंसोल में, ठीक है, यहाँ पे मुझे आ गया मसला क्योंकि हमने बाइंडिंग कॉल नहीं कराई, ठीक है ना। इंस्टेंस देखें, गेट मटेरियल कंट्रोलर एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने
मेन के अंदर गेट मटेरियल ऐप यूज की है, यानी कि खुद भी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है गेट की अपनी। अब नोट करें, जब कि हम एक क्लास से दूसरी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे नेविगेटर यूज करते हैं, पुश, और वो क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट। लेकिन गेट में जब हम कर रहे हैं, नीचे देखें, टू, कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहा। और यही वजह है हम यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप यूज कर रहे हैं, ताकि हमें बार बार ये कॉन्टेक्स्ट लेना ना पड़े। और यही वाला कंट्रोलर है मटेरियल कंट्रोलर, जो इस चीज को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हमने ऐप बाइंडिंग क्लास बनाई, लेकिन यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप को बताया ही नहीं। तो वो बोल रहा है मुझे पता है ही नहीं, तो क्या करूं मैं। तो उसने एक्सेप्शन मार दी, हमारी ऐप क्रैश करवा दी। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बाइंडिंग्स, इनिशियल बाइंडिंग्स, और यहाँ पे हमारी जो क्लास थी वो कॉल करूंगा ऐप बाइंडिंग्स। अब ये क्रिएट कर लेगा इंस्टेंस। अब अगर हम डिबग कंसोल पे ध्यान दें, देखें ऑथ कंट्रोलर भी क्रिएट हुआ है और उसको इनिशियलाइज भी हुआ है, ऐसे ही गेट मटेरियल भी क्रिएट हुआ और वो भी इनिशियलाइज ही हो गया। अब हम यही वाला इंस्टेंस पूरी ऐप में कॉल कराएंगे। अब नया इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, नया बनाएंगे तो हमें फिर यूजर के ऑथेंटिकेशन चेक लगाना पड़ेगा कि लॉगिन है या नहीं है, या नहीं है। ऐसे बार बार करना पड़ेगा, तो बार बार क्यों करें जबकि उसने ऐप खोली है और एक बार पता चल गया कि लॉगिन है, तो उस लॉगिन है, पूरी ऐप में हम यूज करते हैं। और जब लॉग आउट करेंगे तो इसी ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे कंट्रोलर को, ताकि लॉग आउट हो तो सारे पेजेस को पता चल जाए कि भाई ये लॉग आउट हो चुका है, दोबारा यहाँ पे आने नहीं तो जब तक लॉग इन ना करे। ये इसका क्विक सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हम आगे यहाँ पे कंट्रोलर में देखें, पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ लॉग इन व्यू। अब हमारी डिजाइन लॉग इन स्क्रीन आ गई, लोगो डबल हो गया यहाँ पे, तो उसको मैं हीरो टैग यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो लोगो हम, या चलो यहाँ पे लगा और रहने दो, लॉगिन से ही निकाल देते हैं। सेट है। अब ये कस्टम बटन हमने जो बनाया हुआ था इसको भी निकालते हैं, क्योंकि अब प्रोफेशनली में जाना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक साइनअप के हवाले से भी कुछ रख दूं, ताकि साइनअप स्क्रीन पे भी हम जा सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बटन। ठीक है, अब देखिए सारे का ये हाल है, लेकिन आपने देखा होगा काफी वो टेक्स्ट ब्लैक होता है और क्रिएट हियर का जो होता है वो क्लिकेबल लिंक होती है, आपने कहीं जगह देखा होगा। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम रो में यूज करें अलग अलग टेक्स्ट इंडेक्स रो जो कॉम्प्लिकेटेड है, या तो हम एक चीज का करें इसमें, जो है टेक्स्ट डॉट रिच। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्पैन लेना है, टेक्स्ट स्पैन टेक्स्ट, और ये वाला में जो हमें कॉमन रखना है वो कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एंड इसके अंदर चिल्ड्रन, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं दी, टेक्स्ट स्पैन, दूसरा टेक्स्ट, क्लिक हियर। ठीक है, इस वाले को उड़ा देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या क्या करूंगा, इस वाले टेक्स्ट की डिजाइन कर स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूँ। ऐसे आप कितने भी टेक्स्ट स्पैन रखे हो सबकी डिजाइन चेंज करा सकते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर, कलर्स डॉट, या फिर जो थीम का कलर है वही हम लेते हैं, प्राइमरी कलर। तो क्लिक हेयर जो है वो उसका कलर चेंज हो गया, बाकी सेम है, लेकिन कोई भी क्लिकेबल नहीं है। तो क्लिकेबल करने का सिंपल आसान तरीका है बिल्कुल। ठीक है, वो क्या करेंगे, हम जेस्चर डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, नया इंक लगाएंगे। इसके अंदर टेक्स्ट रिच के अंदर ही एक ऑप्शन आता है ऑन, टेक्स्ट स्पैन में होता है शायद ऑन एग्जिट और एंटर, ये कुछ और चीजें हैं। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, इस पूरे को रखेंगे जेस्चर डिटेक्शन में या इंकवेल में। तो जब ये पूरे पे क्लिक होगा ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, लेकिन हम ये एक पे नहीं लिसन करा सकते। ऑन एंटर या एग्जिट ये कर्सर का है, होवर का है, इसको हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पे गेट टू नेम्ड साइन अप, सॉरी साइन अप पेज नहीं करना हमें,
अब नोट करें हम व्यू यूज कर रहे हैं, पेज हमने ऑथेंटिकेशन का बनाया। अब मैं क्या करूं, जब इस पे क्लिक करूं तो लॉगिन वाला जाए, साइन अप वाला आए, टॉगल हो। टॉगल कराने के लिए यानी स्टेट अपडेट करानी पड़ेगी हमें, सेट स्टेट। तो सेट स्टेट तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम स्टेटलेस में है। अब व्यूज को टॉगल कैसे किया जाए स्टेटलेस में विद गेट एक्स, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑथ में आते हैं वापस, ऑथेंटिकेशन में हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम आर एक्स विजिट सिलेक्टेड व्यू का एक हमने वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ लॉगिन व्यू डॉट ऑब्वियस। पहला हमारा ये है, फिर चेंज व्यू, उसके अंदर भी विजिट में ले रहा हूँ एंड चाइल्ड जो भी दिखाना चाहूँ। ये थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा, जैसे काम करेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है ना, सिलेक्टेड व्यू वैल्यू चाइल्ड अपडेट। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में, ये लॉगिन हटा दिया मैंने, ओबीएक्स रख दिया। ठीक है, कंट्रोलर, और इसमें जो सिलेक्टेड व्यू डॉट वैल्यू कर दी। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब एक की इंस्टेंस हम कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं, कीप दैट इन माइंड, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग से हम उसको उठा रहे हैं। तो कहीं पे भी उठाएंगे इसकी करंट स्टेट ही हमें मिलेगी। ठीक है, अभी इसके अंदर जो सिलेक्टेड व्यू है वो कौन सा हमने रखा हुआ है, लॉगिन का है। ठीक है, अब मैं लॉगिन के व्यू में जाके ये जो हमारा जो क्लिक हियर वाला है इसके अंदर मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं ऑन जस्ट टैब पे जस्ट में मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये लॉगिन वाला व्यू जाए, साइन अप वाला आए विदाउट गोइंग टू सेकंड पेज। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ऑथ कंट्रोलर इसको फाइंड करेंगे, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, या सिंपल में अगर डायरेक्ट नहीं करता समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो गेट डॉट फाइंड। अब ये क्या करेगा, ये जो इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना ऑथ पेज पे, ये सेम वाला सेम इंस्टेंस लेके आएगा। सेम ले आएगा, इट मींस इसमें जो सिलेक्टेड है अभी लॉगिन व्यू वो भी आएगा। तो उसको हम अगर चेंज करें ऑथ डॉट चेंज व्यू, और यहाँ पे हम व्यू देंगे साइन अप। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूं एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना अब ये क्यों आई है, साइन अप बोल रहा है, लॉगिन के टाइप की नहीं है। ठीक है ना, तो उसको मैं टाइप कास्ट करना पड़ेगा विजिट में। ये वाला इसका इशू है, इसको लॉगिन की बजाय इसको कैसे मैनेज करना था भूल गया मैं। तो टी टाइप दे देते हैं, टी टाइप भी काम नहीं कर रही, एंड इसको चलो कंटेनर देके देते हैं। चलो उसको डायनामिक ही कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी नहीं होगा, इसकी टाइप कास्ट करनी पड़ती है देखिए मेरे साथ भी इशू आते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है आपके पास आ रहे हैं तो आप भाग जाएं, इशू आते रहते हैं। देखिए वो बोल रहा है साइन अप टाइप इज नॉट टाइप ऑफ लॉग इन व्यू। अब ये व्यूज के हवाले से आती है, इसमें क्या करना था, मैंने कैसे इसको टैकल किया हुआ था, हाँ लिस्ट बना के टैकल किया हुआ था। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, फर्स्ट हम लॉगिन व्यू दे रहे हैं तो उसकी टाइप कास्ट ऑटोमेटिकली लॉगिन व्यू की क्लास की हो रही है, भले वो विजिट है लेकिन वो दूसरी क्लास की टाइप कास्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे फाइनल लिस्ट ऑफ विजिट क्रिएट करते हैं, जिसमें हम हमारे ऑथ व्यूज डाल देते हैं। ऑथ व्यू में सबसे पहला हम लॉगिन व्यू रखते हैं, दूसरा साइन अप व्यू रख देते हैं। ठीक है, अगर फॉरगेट पासवर्ड डालेंगे तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब सिलेक्टेड व्यू नहीं रखेंगे, rx int selected index रखेंगे। इंडेक्सिंग के थ्रू ये हम काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप कास्टिंग का ये इश्यू आता है, वो गेटेक्स बेवकूफ़ है, वो नहीं डायनेमिकली चेंज कर पाता इस चीज़ को। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ऑन चेंज में हम इंट ऑफ इंडेक्स लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स अपडेट करा देंगे। ठीक है, अब हमारे वहाँ पे भी चेंजेस करनी है, हमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं, हमारे जो ऑथ व्यूज हैं उसके अंदर जो हमारे सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू है वो ही स्क्रीन दिखाए, और ऐसे ही लॉगिन पे हमें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ साइन अप की इंडेक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये कोई और एक्सेप्शन आई है क्या, हाँ चलें, क्या आई है, टाइमर की एक्सेप्शन आई है कि ऑथ डिपेंडेंसी न्यू फाइल
ठीक है, इसको दोबारा बंद करके चालू करते हैं। जब तक ये चले तब तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, गेटेक्स में हमने एक कंट्रोलर बनाया, उसको ऐप डिपेंडेंसीज में इनिशियल बाइंडिंग्स कर दी। बाइंडिंग से मुराद ये कि रैम में एक ही बार लोड करवा के रख दिया, अब बार बार हम वही यूज करेंगे। उसके अंदर जो भी डेटा अपडेट होता जाएगा वो वहीं पे स्टेट उसकी मैनेज करता हुआ रखेगा। भले हम ऑब्जेक्ट कॉल कराएं ना कराएं, वो डेटा ऑब्जेक्ट का आपका स्टोर रहेगा। ठीक है ना, जिस स्क्रीन पे हम वही फाइंड करा के यूज करेंगे तो वही करंट डेटा वहां पे ले आएगा। ठीक है। ये तो टाइमर का और इशू आ गया, देखिए कौन सी लाइन पे है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। न्यू ऑथ कंट्रोल स्टैक ओवरफ्लो कहाँ गया इसका, गेट मटेरियल ऐप। ऑथ की लाइन 13 पे, लाइन 13 पे तो बिजी है। 17 पे लिस्ट है हमारी, एंड इंडेक्स व्यू इंडेक्स। ठीक है, कहाँ पे मसला आ रहा है पता नहीं। चलो एक सेकंड बस, इसको पहले कमेंट करके देखते हैं इसके अंदर है कहाँ है। यहाँ पे नहीं है, टाइमर का कोई इशू आ रहा है, और टाइमर हमारा वेलकम स्क्रीन पे लगा हुआ था। इसमें मेरे ख्याल जो हीरो विजिट हमने दिया हुआ है उसकी वजह से आ रहा होगा। नहीं, सिलेक्टेड वैल्यू, इसको भी कमेंट करके देखते हैं। बाइंडिंग में तो इशू नहीं आ रहा। अच्छा, कंट्रोलर क्लास में ही आ रहा है इशू। हाँ ये तो समझ गया क्योंकि वहां से कमेंट किया हुआ है। कहाँ गया बाइंडिंग्स बाइंडिंग्स। अच्छा, ऑथ कंट्रोलर के अंदर ही हमें मसला मिल रहा है यहाँ पे। और सिलेक्टेड वैल्यू 0 इंडेक्स, मेरे ख्याल से इस लाइन पे है कोई मसला। चेंज व्यू ये वाला गया, इसमें सिलेक्टेड इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स अपडेट। अपडेट को कमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐप बंद होगी क्या। इन मसलों की वजह से आपको भी काफी कंफ्यूजन होती होगी मेरे ख्याल से। किसी का क्वेश्चन है पूछ ले, तब तक ये इशू में रिजॉल्व करूं। ठीक है चलो, ऑथ भी उसको कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी चलो उसको भी कमेंट कर लेते हैं। मसला पहले देखें किस लाइन पे आ रहा है एग्जैक्टली। इसी के अंदर आ रहा है शायद। अभी तक ये लोड नहीं हो पा रहा होता है, तभी वो डायरेक्टली कॉल होता है। तो इसको मैं यहाँ पे डिले करा देते हैं। डिले से मुराद इसको फ्यूचर बिल्डर, फ्यूचर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ऑथ व्यूज के अंदर ये हमारी जा रही है ऑथ व्यूज। डायरेक्टली कॉल हो रही है, इस वजह से तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। डायरेक्ट कॉल हो रही है आई थिंक कंट्रोलर्स के अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं एंड यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे इसके बजाय ऑथ व्यूज इस तरीके से करते हैं। क्योंकि कंट्रोलर जब क्रिएट हो रहा है तो वो बोल रहा है भाई क्रिएट होने से पहले आप इंडेक्स कॉल करा रहे हो। हाँ, हो गया मसला हल। ठीक है, हम ऑथ पेज पे आ गए हम। अच्छा, इशू ये था कि हम जैसे कंट्रोलर के अंदर कॉल कराते ना, तो कंट्रोलर क्या कर रहा है बेसिकली, जैसे वो क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर इंडेक्स 0 हो रही थी, तो डायरेक्टली 0 इंडेक्स से उसकी वैल्यू गेट करा रहा था। तो ये काम तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम ये बिना कंस्ट्रक्टर के कर रहे हैं काम। ठीक है ना। और सेकंड चीज, ये डायरेक्ट हम ले रहे हैं इसमें ऑफ व्यूज दे रहे हैं। इसको अगर हम लेट करके करेंगे तो मे भी ये काम कर लेगी, क्योंकि लेट क्या करेगा बेसिकली सारी चीजें इनिशियलाइज करेगा फिर इसको आगे ले आएगा।
तो इस वजह से इश्यूज आते हैं स्टेट मैनेजमेंट के हवाले से। गेट में भी आते हैं, गेट हर चीज़ से परफेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इश्यू रिजोल्व हो चुका है, आप देखते हैं हमारा काम होता ही नहीं होता। अभी दोबारा एक और एक्सेप्शन आई है स्टेट मैनेजमेंट के हवाले से, देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इतना भी नहीं है, बस ये मेरी थोड़ी प्रैक्टिस आउट है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। अभी दोबारा यही आ गया कि इशू वहाँ पे कमेंट कर दिया था मैंने, हटा दिया और कंट्रोलर से दोबारा लगा दिया ना यार। सॉरी। अब इसमें कोई और इशू है, ये साइज का इशू आ रहा है बेसिकली। बॉक्स एंडिंग हमने जो लिस्ट व्यू लगाया हुआ है उसका इशू आ रहा है, जो साइन अप के अंदर है। साइन अप का कहाँ है व्यू हमारा, ये पड़ा है, इसके अंदर जो मेन विजिट हमारा जा रहा है कंटेनर स्कैफोल्ड है, जबकि हम इसको एज अ व्यू कॉल करा रहे हैं। तो स्कैफोल्ड की क्या ज़रूरत है, स्कैफोल्ड निकालना होगा एंड इसको भी, और उसके अंदर हम कंटेनर फॉर्म के अंदर कंटेनर लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू आ रही है, तभी वैसा हो रहा है। वेरी लिस्ट व्यू कहाँ आ रही है, ये वाली है, इस वजह से ऐसा मसला आ रहा है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ें नहीं है, तो उसको हम कर लेते हैं कॉलम में कन्वर्ट और इसको अनकमेंट। अब देखते हैं, हो गया मसला हल, जादू फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक का बटन दबाएंगे तो ऐप क्लोज हो जाए, क्योंकि हमने स्क्रीन चेंज नहीं किया, हमने ये फ्रैगमेंट एक व्यू चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वही लिंक दे देता हूँ वापस जाने की, जो कि यहाँ पे दी हुई है। इसको सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लॉगिन वाले स्क्रीन से, साइन अप एंड यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे व्यू हम कर देंगे 0, क्योंकि हमें वापस जाना है। अब यहाँ पे डिडंट हैव एनी, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर। अब लॉगिन पे वापस गए। अब देखें, हमने पेज चेंज नहीं किया, हमने जस्ट स्क्रीन का एक कंपोनेंट चेंज किया है। तो ये तरीका है हमें यूज करने पड़ते हैं काफी सारे। जैसे हम कोई ऐप लॉगिन करते हैं तो बॉटम बार के जो मेन्यूज होते हैं, ऊपर टैब्स के मेन्यूज होते हैं, तो बॉटम में होगा, क्योंकि इस इश्यू की वजह से कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बहुत आ गई है हमें, ठीक है ना। तो ये अभी भी हम रिजोल्व कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, सही है। खैर, तो लास्ट हमें बचता है हमारा जो कॉल करवाना है लॉगिन साइनअप का फंक्शन यहाँ पे। तो ये साइनअप का है, की underscore form state and underscore इसको लगा दिया डॉट साइन, ठीक है। अब हमने सारी चीजें उसके मुताबिक कर दी, जैसे पहले लॉगिन साइन अप काम कर रहा था। हम अब पढ़ने वाले थे थोड़ा बहुत फायर स्टोर का, लेकिन इस इशू की वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। फायर स्टोर कितनी आज कवर करते हैं और इसके हैंड्स ऑन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फायर स्टोर एंड कंप्लीटली फिर होम पेज तक हम जाएंगे, ठीक है। अभी फायर स्टोर क्या है हमारे पास, सॉरी, ठीक है। फायर स्टोर हमारे पास क्या है, क्लाउड फायर स्टोर, आई थिंक डायरेक्ट फायर लॉगिन। नेटवर्क ड्रॉप हो गया आई थिंक मेरा। लास्ट कहाँ पे नेटवर्क ड्रॉप हुआ था, कोई बता सकता है? हेलो, जी सर, फायर स्टोर का बता रहे थे आप। जतीश होस्टिंग, आप होस्ट आप बन गए हो, मुझे होस्ट कर ले काइंडली जतीश।
होस्ट मुझे कन्वर्ट कर ले। हेलो जी, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इसके हवाले से, फायर बेस के हवाले से, फायर स्टोर का। ठीक है, तो बेसिकली फायरबेस के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज आती हैं। हमने अभी ऑथेंटिकेशन यूज़ की हुई थी, तो हम अब यूज़ करेंगे उसका डेटाबेस। डेटाबेस फायरबेस का दो किस्म का है, क्लाउड डेटा स्टोरेज है और एक रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस एंड क्लाउड स्टोरेज फ़र्क ये है, रियल टाइम जो डेटाबेस है वो रियल टाइम में होता है, यानी मिनी सेकंड्स में जो भी अपडेट्स होती रहती है वो इसमें आती हैं। एंड दूसरी जो चीज़ें हैं वो अलग है। यार एक मिनट, ये दूसरे प्रोजेक्ट्स का अकाउंट खुला हुआ है इसमें आई थिंक। तो दूसरा फायर स्टोर डेटाबेस है वो डॉक्यूमेंट बेस होता है, दूसरा जेसन बेस होता है। पता नहीं कौन से में लगाया हुआ था मैंने। हाँ, ये पढ़िए ना, कबूतर है। ठीक है, तो दो किस्म के डेटाबेस हैं, एक रियल टाइम और एक फायर स्टोर। रियल टाइम डेटाबेस में हमारे पास क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स में, नोटेशंस में यानी जेसन में कंप्लीटली डेटा रखते हैं एंड उसको रियल टाइम में सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, इसके जो एडवांटेजेस हैं कि हमें डेटा रैपिडली मिलता है एंड इजी टू यूज होता है, लेकिन इसमें क्यूरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं, ये हमारी एक एंड पॉइंट्स है, इसमें हम जो डेटा करते जाएंगे वो एज अ ट्री स्ट्रक्चर में जेसन डेटा हम स्टोर करवाते जाएंगे, और ये ऐप के थ्रू भी ऐसे ही होगा। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे Firestore database. Firestore database is just like a JSON database, like real time, but it's have much more convenient queuing process. Like query करने का इसमें काफी ज्यादा अच्छा और इजी तरीका है, जैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट करें। अगर आपका डेटा है, आप दो फ्रेंड्स ऐड करते हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स का डेटा भी आपके साथ अटैच होगा। ठीक है, आपका डेटा उसके साथ अटैच है और उनका आपके साथ अटैच है, तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो दो आ गए, उन दोनों की लिस्ट में आप आ गए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो रियल टाइम डेटाबेस में इतनी जो क्यूरी करना है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेस्टेड वगैरह, तो उसमें काफी सारे मसले आते हैं, तभी इन्होंने क्लाउड फाइल स्टोर हमें इंट्रोड्यूस करा है। इसमें हमें क्लाउड फाइल स्टोर में हमें क्या करना है, हमें मेन चीजें यानी जो भी हमारा डेटा होगा, स्पेशली बड़ा सा जो ज्यादा हो क्वांटिटी में, वो यहाँ पे रखना है। बाकी रियल टाइम में लाइक चैटिंग हम करते हैं, जो मैसेजेस हो गए एक वन टू वन के, वो वहाँ पे हम रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा और कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसको समझने के लिए। बाकी इनसे कल से इन पे हम हैंड्स ऑन करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो फिर ये है हमारे पास क्लाउड फाइल स्टोर। यहाँ पे टैब्स में डेटा में आप पूरा का पूरा डेटा दे सकते हैं, रूल्स में आपके रूल्स यहाँ पे लगेंगे। अभी ये रूल्स जो है ये जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट जो भी समझे, मेरे यहाँ से जावास्क्रिप्ट है एंड इसकी जो है नोड जेएस सिंटैक्स है इसका, बेसिकली ये नोड जेएस पे काम करता है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं रूल नंबर 2 लगा हुआ है, वर्जन नंबर 2 है, जैसे भी अपडेट करेंगे वर्जन नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उस रूल्स के साथ खेल सकते हो। अब ये रूल्स का मकसद क्या होता है, जबकि ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है, यानी जेसन डेटाबेस है हमारे पास, या जैसे मैंगो डीबी है इसी तरीके से, तो इसमें रूल्स बनाने पड़ने हैं एज अ सिक्योरिटी रीजंस। अब जैसे मेरा डेटा है तो मैं ही उसको अपडेट कर सकूं, उसको डिलीट कर सकूं, कोई और यूजर ना कर सके, ठीक है ना। तो इसी टाइप की जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम यहाँ से सेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे सर्विस क्लाउड, ये इसको छोड़ के अगर देखें डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स कौन सी आफत है ये समझेंगे, ठीक है ना। अलो करें रीड एंड राइट इफ रिक्वेस्ट टाइम, कोई पास्ट की रिक्वेस्ट ना लेके आए, करंट टाइम से ग्रेटर टाइम की ले आए, यहाँ पे ये कंडीशन है रखी हुई। तो हम फिलहाल टेस्ट मोड में, ये काफ़ी है, ये 30 डेज बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। अगर हम एज अ प्रोफेशनली इसको सेट करें तो हमें क्या करना होगा, हम चाह रहे हैं हमारा डेटाबेस सिर्फ वो रीड करे जो लॉग्ड इन है, तो वो कंडीशन लगा सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं जो यूज़र है और उसका अगर डॉक्यूमेंट है उसका डेटा, तो वो ही रीड करे, दूसरा यूज़र ना करे। इस टाइप की रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि लगाएंगे हम फ्यूचर में, ठीक है ना। इंडेक्सेस, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है फायरस्टोर की, जो रियल टाइम डेटाबेस को और क्लाउड फायरस्टोर को अलग करती है। बेसिकली इंडेक्सिंग आर द क्यूरी कंपाउंड क्यूरीज, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि अगर आप एक फील्ड से ज्यादा फील्ड्स पे क्यूरी चलाना चाहते हैं देन आपको एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं चाहूँ मुझे ईमेल, पासवर्ड और जेंडर तीनों चीजें मैच करानी है। लाइक मेरे को ईमेल xyz@example.com, पासवर्ड 123 और जेंडर मेल होना चाहिए। 3 की चलाऊंगा कंडीशंस तो मुझे इंडेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर एक कंडीशन चलाऊंगा तो वो चल जाएगी। अब ये है कम, जब हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बनाते हैं फाइल स्टोर की तब हम इंडेक्सेस बनाएंगे। इसकी भी एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है ना। ये तो यूजेज है, कितना आप यूज कर रहे हो उस लिहाज से आपसे पैसे मांगे जाए फायरबेस कहता है, ठीक है ना। अब फायरबेस में आप देख सकते हो यहाँ पे रीड, राइट्स एंड डिलीट्स, इनका जो मीटर है इस पे काम करता है। जबकि नो एसक्यूएल है, आपके पास एसक्यूएल का रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, तो ये रीड और राइट को एज अ मीटर काउंट करता है। अगर आप एक बार डेटा सेव कराओगे तो एक राइट हो गया, उसी डेटा को आप 10 बार फेच कराते हो, इट मीन्स 10 रीड्स हो गए। इस चीज के पैसे लगते हैं, तो इस चीज को खास ख्याल रखना पड़ता है आपको जब ऐप बनाते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो गेटेक्स का, जैसे हमने गेटेक्स में बनाया ना ऑथ कंट्रोलर, तो ऑथ कंट्रोल में एक बार हम लोड करा दे तो वही यूज करते हैं। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको आजमानी पड़ेंगी आपको, आपके पैसे बचाने के लिए। लाइक यूजर एक बार फेच करा लिया लोकल में, उसको आप चला रहे हो बार बार अगर रिक्वायर्ड हो रहा है, तो क्या होगा, इससे आपके रीड्स कम होंगे, आपके पैसे कम खर्च होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी क्या कोटा है, क्या प्राइसिंग है वो भले देख लीजिएगा, लेकिन जितना मुजरात पड़ता है 40,000 फ्री के होते हैं, उससे ज्यादा फिर आपके 40,000 मिलते हैं $0.01 में। आई थिंक सस्ता है बिल्कुल। यानी अगर आपके 30 से 40 यूजर रोज चैट करें तो डेटा में हम आके देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमारी ऐप का आईडी भी है और उसके अंदर स्टार्ट कलेक्शन, यानी कि ये जो कलेक्शन, ये हमारा जो है कलेक्शन वाला है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? शायद नेट स्लो है मेरे पास, तो क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? हेलो, सर आपकी आवाज और बहुत अजय भी कट रही आवाज, है। मेरी वॉइस क्लियर है? अगर हैंड रेस कर लें, अगर नहीं। अच्छा, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, नेट स्लो है काफी। अब मेरी आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है मेरी? हेलो, जी सर सही है। ठीक है। अच्छा, तो ये हम करने वाले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉलम है, इसका नाम है कलेक्शंस का। कलेक्शंस क्या होता है? एक चीज जहाँ पे ज्यादा रखी जाए, एक किस्म की चीज कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा जमा की जाए, ठीक है ना। तो कलेक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपका बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे एक स्टार्ट कलेक्शन करते हैं, हम यूजर्स का एक कलेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अब एक ऑटो जनरेटेड आईडी प्लस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट हम कर लेते हैं, फिलहाल बना लेते हैं पहले ईमेल। से बटन डिसेबल्ड 8 की वजह से यूजर्स एंड ईमेल स्ट्रिंग वैल्यूज ईमेल, ठीक है। अब आ गया, नेट की वजह से लेट हो रहा था। ठीक है, तो हमने अभी एक कलेक्शन क्रिएट किया है। कलेक्शन से मुराद एक चीज में हम मल्टीपल चीजें ऑब्जेक्ट रख सकें। हमने कलेक्शन का नाम रखा है यूजर्स, यानी जितने भी यूजर्स क्रिएट होंगे उन सब का डेटा इस कलेक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रैंडम जनरेटेड आईडी आई है, तो इस डॉक्यूमेंट को फिलहाल मैं कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। अभी यूजर्स के अंदर कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो जैसे नया यूजर रजिस्टर्ड हो तो उसका डेटा यहाँ पे आएगा। हम ये कोडिंग के थ्रू करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। एक ऑटो जनरेटेड आईडी उसकी, उसके अंदर ईमेल की फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। और ईमेल उसकी क्या है, जैसे कि मैं अपनी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी फील्ड ऐड कराते हैं,
दूसरी फील्ड में यहाँ पे मैं देता हूँ नेम, नाम क्या होना चाहिए। अब ये क्या है, आप डेटाबेस बना रहे हो अपने यूजर ऑब्जेक्ट का, एक यूजर का। तीसरा इसका हम बोलते हैं जेंडर, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग है, और उसको मेल कर लेते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर अगर हम रखना चाहें तो यहाँ पे नंबर अवेलेबल है फील्ड, लाइक से 9234, ठीक है। और ऐड, दूसरी फील्ड ऐड करते हैं। इसके अलावा और कौन सी आप देख सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। एक चीज़ देते हैं इज एक्टिव, यानी अकाउंट एक्टिव है इसका या बैन हो चुका है, ठीक है, तो ट्रू, एक्टिव है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसमें ऐड करते हैं फ्रेंड्स। इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, अब फ्रेंड एक नहीं हो सकता, 2 3 4 5 हो सकते हैं, तो उसको एरे में रखते हैं। फर्स्ट वैल्यू इसको एरे के अंदर क्या होगा, एरे के अंदर डेफिनेटली यूजर ऑब्जेक्ट हो सकता है या यूजर आईडी हो सकती है। तो फिलहाल हम यूजर आईडी के वाले से स्ट्रिंग का एरे ले रहे हैं, अभी कोई और इसका है नहीं दोस्त, तो इसको फिलहाल रिमूव कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया, यानी एक जेसन ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अंदर हमने एक की रखी ईमेल, जिसके अंदर उस बंदे की ईमेल है। फ्रेंड्स का हमने एक एरे रखा हुआ है, जेंडर हमने लिया हुआ है इज एक्टिव, ये हमने डेटा लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हम फायर स्टोर यूज करेंगे तो उसमें डेटा सेव कराएंगे तो जेसन में सेंड करेंगे, फेच करेंगे तो जेसन में डेटा आएगा, उसको मॉडल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा हम सिनेरियो प्रोग्रामेटिकली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको अभी जो समझना है वो ये है, फायर स्टोर यानी कि एक जेसन का नो एसक्यूएल डेटाबेस जो डॉक्यूमेंट के बेस पे काम करता है। डॉक्यूमेंट यानी एक जेसन ऑब्जेक्ट, जितने जेसन ऑब्जेक्ट आप स्टोर करवाओगे उसके काउंट हिसाब में रखे जाते हैं, और जितने जेसन ऑब्जेक्ट आप फेच कराते हो उसका भी हिसाब रखा जाता है, जितने जेसन ऑब्जेक्ट आप डिलीट कराते हो उसका भी हिसाब रखा जाता है, और उस हिसाब के तहत पे आपको चार्ज किया जाता है, ठीक है। आपकी जो नेटफ्लिक्स ऐप है वो ये इस टाइप का डेटाबेस यूज करती है, रीड एंड राइट्स का, लेकिन वो फायर स्टोर नहीं है, वो AWS है, ठीक है ना। उसकी चार्जेस तो काफ़ी ज़्यादा है फायरबेस के मुताबिक, फायरबेस सस्ता है। सही, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है फायर स्टोर का, जो कि हम आगे जाके अभी इसको ज़्यादा मजीद क्लियर करेंगे एंड प्रैक्टिकली भी हैंड्स ऑन करेंगे। एंड मुझे पक्का यकीन है आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये जो इशू की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई होगी, काफ़ी सारे लोगों को हुई होगी। तो चलें शुरू करें क्वेश्चन का सेशन। जी पूछें, किसी को क्वेश्चन है तो। हेलो, किसी का है क्वेश्चन? हेलो, किसी का भी क्वेश्चन नहीं है क्या? हेलो जी, जी अरम। सर, सपोज करें हम चैट ऐप बना रहे हैं तो उसमें ग्रुप चैट है और उसमें एक मैसेज है। अब वो जिस तरह आपने कहा कि रीड होगा, तो अगर तो हम 1-on-1 चैट कर रहे हैं फिर तो यही है ना, एक बंदा देख रहा है तो एक दफा वहां चले जाएगा। अब ग्रुप चैट है तो मल्टीपल यूजर्स उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो उतनी दफा रीड जाएगा जितने यूजर्स उसे देख रहे हैं। बिल्कुल, सही है सर। अभी यही गेम है ना फायरबेस वालों की, इससे ही वो पैसे चार्ज करते हैं। और अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से कितना एफिशिएंट डेटाबेस और कितनी एफिशिएंसी के साथ आप फैच करवाते हो। अगर जैसे कि गेटएक्स की हम ये डिपेंडेंसीज वाला तरीका ना यूज करें, तो लाइक हम जो मेन चैट ऐप खोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स की चैट लिस्ट आ जाती है फर्स्ट, तो वो हमें एक बार हमें लोड करानी पड़ती है, ठीक है ना। अगर हम डिपेंडेंसीज में वो लोड करा के स्टोर नहीं कराएंगे, तो इट मीन्स जितनी बार आगे के बैक आए उतनी बार हमें वो लोड करवानी पड़ेगी। तो लाइक मैं अगर किसी बंदे को मैसेज कर रहा हूँ, उसके प्राइवेट मैसेज में आके चैट सेंड की, बैक आया, एक तो रीड गई ये वाली, और एक दोबारा वो भी उसकी आएगी। तो जितनी बार मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता जाऊंगा उतनी बार वो फेच होते जाएंगे। इस वजह से डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट इस इश्यू को भी काफ़ी हद तक हल कर लेता है। इस वजह से हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। सही है। जी, किसी और का क्वेश्चन? अलीरजा साहब, आप काफ़ी लेट आए आज। हेलो, अलीरजा
सुनाया, कुछ समझ आया नहीं आया? लेट आया आप शायद। जी सर, आज थोड़ा-सा इंटरनेट का यहाँ पे इश्यू है, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लगता है हमारी वाईफ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से लेट आ गया था। अभी भी डिस्कनेक्ट ही हुआ था, अभी जाके कनेक्ट हुआ है। जी, कुछ चलें। चीज़ें जो है ना वो आपने जो बताई अभी ज़ाहिर हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस, मगर ये इतना समझ में आया कि सिनेरियो बेसिकली चल क्या रहा है। जिस तरह लॉगिन पेज की ऑथेंटिकेशन आपने यूज़ की और उसी लॉगिन पेज में फिर आपने साइन अप को भी कॉल करवा दिया, बजाय किसी दूसरे पेज पे जाने के, उसके अलावा फायर स्टोर वगैरह-वगैरह। अब ये है कि बस कंप्लीटली तो आपको पता ही है, ठीक है, इतना ज़्यादा बस मैं मेजर एडवांस नहीं जा सकता। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह, सेशन बिल्कुल। की भी दोबारा सा हाइलाइट्स दूंगा ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद जी। हम स्लोली स्लोली एक दो टॉपिक्स करते हुए जाएंगे ताकि हुँ, आप लोग अच्छे तरीके से ग्रिप कर सके। ठीक है ना? ठीक है सर। और होमवर्क का तो नहीं पूछ रहे ना आप, कि होमवर्क नहीं नहीं, किया कि नहीं? आपने मुझे भेजे थे काफी सारे लिंक्स, मैंने देखे थे, अच्छा बनाया था आपने। बिल्कुल, वो बस बेसिक जो थोड़ा-सा अच्छी यूआईज़ थी। टिप्स के हवाले से अच्छा काम किया हुआ था आपने। सही, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है तो होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी नेक्स्ट मतलब जो फ्राइडे में आएगा, फ्राइडे को क्लास होगी। तो आपका होमवर्क ये है, आप फायर स्टोर का जो मेथड है, डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शंस, इसके बारे में पढ़ के आइएगा। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, और उसकी चार्जिंग के हवाले से क्या मतलब फ्री पीरियड होता है, कैसे उसकी काउंटिंग रखी जाती है, कैसे उसमें क्यूरीज चलती है, इसकी कंप्लीट थ्योरी या प्रैक्टिकल भी हो सके तो वो सब करके आप आइएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है? तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं इजाज़त लूँगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक है फिर, नहीं है क्वेश्चन तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।